सर अब बड़े भोले बन रहे हो। हाँ, आप सोच रहे हो तरस खाएंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। अच्छा कर दो सब्सक्राइब कर दो। और कर देना सब्सक्राइब, कर दे यार, क्या देख रहा है? अब तो कर दे सब्सक्राइब। ठीक। वेव नेचर क्या होता है? वेव नेचर होता है कि स्पेस में फैल जाता है वो। दिस इज वेव नेचर। अभी मैं बहुत बड़ी बात कर चुका हूँ, ये किताबों से निकल के बात कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं पार्टिकल एक जगह सीमित हूँ, स्पेस में ऑक्यूपाई हूँ, तो ये मेरा पार्टिकल नेचर है। वेव में क्या करती है? चीज फैल जाती है, स्प्रेड। पाकिस्तान बोलने लगा तब मैं रुक जा बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं। अच्छा, अब लंदन, अमेरिका, यूरोप, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया। मेरी बीवी जन्नत जुबैर का एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकता। अगर मान ले ये जन्नत जुबैर खड़ी है और ये मैं खड़ा हूँ, तो मैं हम दोनों का एड्रेस लिखते हैं। तो मैं बोलता हूँ हम दोनों इंडिया में रहते हैं, अभी ये मेरे घर आ गई है, तो हम दोनों एशिया में रहते हैं। तो एशिया में कंट्री है, इंडिया में। स्कूलों में भी बच्चों को ये बोला जाता है कि ये वाला कंसेप्ट रट लो। एक्सचेंज एनर्जी की वजह से, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती है। आओ शुरू से शुरुआत करते हैं। आओ शुरू से शुरुआत करते हैं, फिर एक बार अनजान बनकर मुलाकात करते हैं यार हमारे। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नज़ीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। एक मक्खी भी इधर पढ़ने के लिए आ गया। क्या बात है सर, क्या पढ़ाते हो आप? इंसेक्ट आपसे पढ़ रहे हैं। क्या बात है सर। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने PYQ सीरीज शुरू की है। मैंने फिजिक्स का एक चैप्टर डाल चुका हूँ, केमिस्ट्री का एक चैप्टर डाल चुका हूँ, और आज केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत अच्छे से करवाऊंगा, जहां जो चीज बेसिक सिखानी है आपको सिखा के जाऊंगा। बस आपने क्या करना है, इस वीडियो से पहले मेरा वन शॉट लगा के आना है, और सारे PYQ पिछले कम से कम 10 सालों के PYQ में लाया हूं इस वीडियो में। और मतलब हर बेसिक सवाल जो पिछले 10 सालों में पूछा हुआ है, वो मैं आपको करवा के जाने वाला हूं इस चैप्टर का। मुझे ये पता है कि ये वाली वीडियो उन बच्चों के लिए बड़ी फायदेमंद होगी जो बच्चे ने पहला पूरा चैप्टर पढ़ रखा है। समझ आया कि नहीं? पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। और दूसरी चीज मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई साहब, मेरे से एक छोटी सी गलती हुई है यूनिट एंड डायमेंशन में। आई एक्सेप्ट इट। वो पढ़ाते पढ़ाते कुछ पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकता है, हर टीचर गलती करता है, नो इशू। वहां पे बहुत सारे मुझे कमेंट भी कर रहे थे, सर वहां पे आपने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लिखा है। हाँ, पहले स्टेप पे मैंने पॉजिटिव लिखा और फिर नेगेटिव लिखा। उसको आप, उस नेगेटिव को आप पॉजिटिव करो और उसी इक्वेशन को सॉल्व करना। तब भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज प्लीज आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, कमेंट करना है मुझे, या मैं कोई पोस्ट डालता हूं वहां पे कमेंट करना है कि सर वो वाला क्वेश्चन मेरे से अच्छे से नहीं हो रहा है, तो मैं आपके लिए क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ओके जी। सर सर क्या अभी भी 95% नंबर आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते। बस तू अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रख और पढ़ता चल, ओवर थिंक नहीं कर, पढ़ता चल, ठीक है। ये कुछ पॉइंट जो मैंने लेक्चर से पहले आपको बोले हैं, अपने दिमाग में रखना। शुरू करते हैं PYQ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल बेसिक से चलूंगा। कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब टू द Y2 चैनल। कर लो यार सब्सक्राइब, इतनी अच्छे से मेहनत कर रहा हूं। आपको भी पता है कि यूट्यूब से कितना ही आ जाता है, कितने ही व्यू मेरे आते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी कर रहे हो तो वीडियो तो मैंने बनानी है, ठीक है। समझ आया कि नहीं? ये सारा कुछ दोस्त ने लेके दिया है तो ये करना ही पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर, अब बड़े भोले बन रहे हो। हाँ, आप सोच रहे हो तरस खाएंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। अच्छा कर दो सब्सक्राइब, कर दो। और कर देना सब्सक्राइब, कर दे यार, क्या देख रहा है? अब तो कर दे सब्सक्राइब। ठीक। अच्छा जी, चलें आगे। हाँ सर, चलो जी। पहला सवाल, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। मेरा प्यारा बच्चा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको काफी जगह देखने को मिलेगा। कॉपर एंड क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। देख, हमें सबको पता है कि एक रूल होता है जिसका नाम क्या है, दैट इज अफबा रूल। एक रूल होता है, इसका नाम क्या है? एक रूल होता है जिसका नाम क्या है, अफबा रूल। आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। अफबा रूल क्या होता था? अफबा रूल ऐसे होता था, देखना ध्यान से। ऐसे आप लिखते थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। फिर कैसे होता था? 4s2
4p6, 4d10, 4f14। ये ऐसे एफ बार रूल होता था। मैंने ये रूल बहुत अच्छे से वन शॉट में करवाया है, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर के वन शॉट में करवाया, ठीक। 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, फिर क्या है 6s2, 6p6, 6d10, 6f14, 7s2, 7p6, 7d10 एंड 7f14। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, देख सबसे पहले मैं क्रोमियम की तरफ जाऊंगा, क्रोमियम, फिर कॉपर को डिस्कस करेंगे। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 है। 24 का मतलब क्या हो गया कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 24। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को आपने ऑर्बिटल्स में क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। कैसे अरेंज करते हो, जैसे ये आपने लिखा 1s2, 2s2, 2p6, ये आ गया 3s2, तो ये कितने हो गए 2, 2 4, 6 10, 2 12, 12 यहां तक हो गए, 12 6 18, 18 2 20, यहां तक 20 हो गए। मुझे 24 चाहिए, तो ये आ गया जी 3d4। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 3d4 आएगी। देखना ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूं अच्छे से समझना। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, 3d4, 4s2 3, देखो 4s2 3d4 आया, 4s2 आया है और 3d4 आया, 4s2 और 3d4 आया, 4s2 3d4 आया। ओके डन। जब इतनी छोटी सी बात आपको समझ आई है, आई है ना ये बात समझ, तो सर आपने एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऊपर अलग लिखी है क्रोमियम के लिए, यहां पे आपने अभी कुछ और लिखा। वो इसलिए लिखा कि जनरली जब लिखते हैं तो ऐसे आता है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखो 4s के ऑर्बिटल को देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 3d के ऑर्बिटल को देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो होगा क्या, होगा ये कि भाई साहब इसका एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा यहां पे, जब यहां पे शिफ्ट करेगा तो इसके पास कितने रह जाएंगे 4s2 थे, अब कितने रह गए 4s1, 4s1। यहां पे 3d4 थे, अब कितने हो गए 3d5। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या लिखा है, देख 1s2 की जगह 1s2 ही लिखा है, 2s2 की जगह 2s2 ही लिखा है, 2p6 की जगह 2p6 ही लिखा है, 3s2 की जगह 3s2 लिखा है, 3p6 की जगह 3p6 लिखा है, 4s2 की जगह 4s1 क्यों लिखा, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाता है, दैट इज d ऑर्बिटल्स के पास चला जाता है, ठीक है। और हमारे पास अगर आप एंड में देखो तो 4s के पास एक इलेक्ट्रॉन और फिर 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ये बात होगी, हाँ सर ये बात होगी, बहुत अच्छे से मुझे ये समझ आया है सर, ये वाला समझ लो। हाफ फील्ड ऑर्बिटल मतलब जो इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले रहते हैं ना तो वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं, कल्ला इलेक्ट्रॉन बड़ा स्टेबल होता है, या जोड़े में हो तब भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, जोड़े में पूरे ऑर्बिटल में जोड़े में हो ना तब भी बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। जोड़े मतलब पेयरिंग में हो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब पी के अगर 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब पूरे ऑर्बिटल में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा स्टेबल है, और अगर फुल इलेक्ट्रॉन है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी वो ज्यादा स्टेबल है। जो आप किसके केस में देखोगे, कॉपर के केस में देखोगे, ठीक है। कॉपर को मैं इधर देख देता हूं, देख कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है 29। ओके डन, ठीक 29। आपको पता है कैसे करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14, ठीक है। अच्छा देखना क्या होगा, ऐसे 1s2 2s2 2p6 4s2, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं इधर तक। फिर ये चेक क्या हो गया, 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो हैं कितने टोटल इलेक्ट्रॉन 29। तो इधर चले जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d
9, 3p6 4s2 3d9। अगर आप ध्यान से देखना, ये आगे 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आगे, तो ये किसके इलेक्ट्रॉन होंगे? 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां पे d के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4। 3d कितने हैं? 3d 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? 9 इलेक्ट्रॉन है ये 9 इलेक्ट्रॉन। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये जोड़े में जोड़े में जोड़े में जोड़े में जोड़े में पेयर, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल में हो तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होगा? यहां पे शिफ्ट होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? देखना, ये बचा 4s1 और ये हमारे पास क्या बचा? ये तो ये कितना हो जाएगा? 3d10। होप तुझे इतनी बात क्लियर हुई होगी। मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी? इसकी एक्चुअल में होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड, एक इलेक्ट्रॉन इधर बचेगा ना, एक ही जंप करेगा ना। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। इलेक्ट्रॉन अगर अकेला होगा, सिंगल होगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा, या ऑर्बिटल्स में सारे ऑर्बिटल पेयर पेयर में होंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बोलता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कपर एंड chromium and copper and explain why atoms with half filled and completely filled orbital have extra stability। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि भाई साहब, मैंने क्या बोला आपको? ध्यान से अच्छे से समझना इधर। मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला ये हमारा कपर है, ठीक है, और ये हमारा क्रोमियम है, ठीक है। क्रोमियम 24 है और कपर हमारा 29 है। अगर जल्दी से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा? देख, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, यही लिखूंगा ना, यही लिखूंगा ना, यही देख, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 हो गए, 18 और 1 19 और 10 29 हो गए। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये फुल्ली फिल्ड है, ये फुल्ली फिल्ड है ना, फुल्ली फिल्ड। और अगर आप इधर से देखो, देख इस ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? 18 हो, है ना। वो क्या हमारे पास? हीलियम नियोन आर्गन। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? आर्गन हमारे पास 18 24 चाहिए, तो क्या लिखूंगा? 4s1 और 3d5, है ना। तो इसमें अगर आप देखो तो 3d5 है, इसमें देखो तो 3d क्या है? 5 है। 3d क्या है? 5 है। 3d 5 है, 3d 5 है। आराम से सुनना, 1 2 3 4 5, ये जो एक्स्ट्रा आ गया इसको मिटा दो। इस ऑर्बिटल को क्या कर दिया मैंने? मिटा दिया। होप तुझे इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसा क्या चीज है कि भाई साहब ये ज्यादा स्टेबल है, देखो देखो, ये भी ज्यादा स्टेबल है और ये भी ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्या है? ऐसा दिस इज ड्यू टू, ऐसे आप लिखोगे, दिस इज ड्यू टू, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा है क्या? एक्सचेंज एनर्जी। बात समझेंगे? दिस इज ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी? एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब के इलेक्ट्रॉन अपनी जगहों को बदल सकते हैं, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल में जा सकता है। देख, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, इधर आराम से सुनना, ये एक इलेक्ट्रॉन है। मान ले कि इस इलेक्ट्रॉन की, इस इलेक्ट्रॉन की, इस इलेक्ट्रॉन की, इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की, 5 इलेक्ट्रॉन की सेम एनर्जी है। एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, एक ही जैसी एनर्जी, है ना। तो ये अपने अपने कमरे बदल सकते हैं, अपने ऑर्बिटल बदल, ये किधर जा सकता है? ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है और इधर जा सकता है। तो ये एक अपनी जगह 4 जगह बदल सकता है। और हर इलेक्ट्रॉन देख कितनी जगहें बदल सकता है? 4। हर इलेक्ट्रॉन 4 नई जगह जा सकता है। 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 नई जगह जा सकता है, 4 नई जगह जा सकता है। तो 4 4 4 4
चार चार, चार चार, आठ, आठ चार 12, 12 4 16, 16 4 20। मतलब जितना ज्यादा वो एक्सचेंज कर सकता है अपनी अपनी प्लेस, उतनी ज्यादा उसकी क्या है, एक्सचेंज एनर्जी है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। वैसे ही ये मैं बोल रहा हूं, दो इलेक्ट्रॉन है, सब जगह दो इलेक्ट्रॉन है, सबके पास बराबर की एनर्जी है, तो ये शिफ्ट इधर कर सकता है, ये इसकी जगह इधर आ सकता है, ये इधर भी शिफ्ट कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। और यहां पे भी चार 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 जगह, हर इलेक्ट्रॉन अपने के सिवा चार और जगह जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 20। इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। और मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना कि भाई साहब, अगर समझना, अगर ऐसा होता कि एक दो पेयर होते, एक ऐसे ही होता, तो इनकी चार, इनकी जगह इन चारों की सेम एनर्जी होती, और ये किस जगह जा सकता, इधर जा सकता, बट इधर नहीं जा सकता। तो एक इलेक्ट्रॉन तीन नई जगह जा सकता था, तीन नहीं जगह जा सकता था, तीन नहीं जगह जा सकता। तो पहले क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन चार नई जगह जा सकता है, इस केस में चार नई जगह जा सकता है। तो चार नई जगह जा सकता है, तो देख आजादी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को नई जगह जाने के लिए, एक्सचेंज होने के लिए, तो वही प्रीफर करेगा ना। वो क्यों प्रीफर करेगा सुकड़ के तीन जगह रहने के लिए। दैट्स वाई कॉपर एंड क्रोमियम आर कि थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती है। और स्कूलों में भी बच्चों को यह बोला जाता है कि ये वाला कंसेप्ट रट लो, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है। यहां पे वो अपनी जगह चार के साथ एक्सचेंज कर सकता है, चार नई जगह घूमने के लिए जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं चार नई जगह घूमने जाऊं, मैं किसी कंपनी के साथ घूम रहा हूं, और एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ तीन ही जगह घुमाए, तो किसके ज्यादा प्रेफर करूंगा, उसके साथ जाऊंगा ना जो चार जगह लेके जाएगा, लंदन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, पाकिस्तान बोलने लगा तब मैं रुक जा बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं। अच्छा, लंदन, अमेरिका, यूरोप, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया, चलो ठीक है। बोलता है डिफाइन एटॉमिक ऑर्बिटल, डिस्क्राइब द शेप ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल। देख, ऑर्बिटल्स का मतलब होता है वो जगह, मतलब ये जो एटम है, आपको पता है एटम स्फेरिकल होता है, एटम में वो वाली जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम मिलता है। जैसे मैं अपने शहर में मैक्सिमम टाइम अपने घर पे मिलता हूं या इस स्टूडियो में मिलता हूं, तो मेरे लिए मेरा ऑर्बिटल क्या होगा, दैट इज माय स्टूडियो। एन ऑर्बिट may be defined as the region in a space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल, कि एक ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। द एस ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन एस सबशेल। For these subshell L is equal to 0, M is equal to 0, thus S subshell with only orientation has a spherical shape. बस तू इतना याद रख, तुझे इस चम्मड़ कठ में नहीं पढ़ना। तेरे से डायरेक्ट पूछा डिस्क्राइब द शेप ऑफ एस, तो बस तूने इतना बोलना है कि भाई साहब ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एक स्फेरिकल ऑर्बिटल होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग ज्यादा हो जाती है, उसी को आप एस ऑर्बिटल बोलते हो। तो एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन साडा नेगेटिव है, तो वो ज्यादातर कहां फाइंड आउट होगा, न्यूक्लियस के पास पास, न्यूक्लियस के कहां पास पास। तो ऐसे बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर मिलता है, एंड डिक्रीजेस, जब दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन
कम मिलेगा, पास मिलेगा न्यूक्लियस के, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास मिलता है, दूर नहीं मिलता। ठीक, अच्छा अब मेरी बात सुनना, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, द पी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन पी सबशेल, पी ऑर्बिटल पी सबशेल का होता है, और ये वाली चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं क्या होता है पी ऑर्बिटल। देख सुनना, पी ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड अराउंड, इसके अराउंड अराउंड जो मिलेगा वो क्या है, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की शेप क्या है, दैट इज स्फेरिकल, और इसके अराउंड ऐसे ऐसे, और ये बाहर की तरफ निकला हुआ, ऐसे जो ऑर्बिटल्स होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए वो ऑर्बिटल है, ना मिले वो ऑर्बिटल ऑर्बिटल नहीं है। तो ये जो डंबल शेप है, डंबल होता है ना, हम डंबल कैसे ऐसे बॉडी बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, तो ये जो डंबल शेप है ये कौन सा, पी ऑर्बिटल, और इसको ऐसे बोलते हैं पी एक्स, अगर एक्स में है, ठीक है। अगर वाई में हो, जैसे ऐसे वाई में हो, ऐसे वाई में हो तो बोलेंगे पी वाई, और ऐसे बाहर की तरफ निकला हो तो इसको क्या बोलते हैं, पी जेड। तो पी ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, अगर एक्स डायरेक्शन में हो, मतलब एक्स एक्सिस में हो तो हम उसको बोलेंगे पी एक्स, अगर वाई में हो तो पी वाई, और अगर जेड में हो तो पी जेड। वो बोलता है स्टेट एंड ड्राइव द रिलेशनशिप ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप। देख मैं अभी ऐसे 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 निकाल के दे देता हूं ना, देख डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, क्या है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, आराम से समझना, आराम से समझना, बोल रहा हूं मैं, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, आराम से दे, ध्यान इधर रख। ये बताता है वेव नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का वेव एनर्जी कैसा होगा। हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, और दूसरा होता है एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू होता है, ये दो इक्वेशन है, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। ये वाली एनर्जी कहां से है, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरम, है ना। और ये वाली एनर्जी कहां से है, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन की एनर्जी की इक्वेशन है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है ना। इन दोनों एनर्जी को इक्वेट करो तो ये वाली एनर्जी इसके बराबर है, तो ये वाली चीज इसके बराबर होगी, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू, म्यू फ्रीक्वेंसी है, तो आप सबको पता है c इज स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू, तो म्यू की जगह क्या लिखेंगे, c अपॉन लैम्डा, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, म्यू की जगह क्या लिखेंगे, c अपॉन लैम्डा, ये सी सी कैंसिल, लैम्डा इधर चला गया, लैम्डा इधर चला गया, एच अपॉन एम सी आ गया नीचे, ठीक है। v क्या है, ये c क्या है, ये कुछ नहीं है, ये वेलोसिटी है, और हम सबको पता है कि अगर मास और वेलोसिटी सेम हो तो उसको बोलते हैं मोमेंटम। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली वेव इक्वेशन बोलते हैं इसको। और इस केस में होता क्या है, इस केस में ये होता है कि जब कभी भी मास बढ़ता है, जब कभी भी ये मास बढ़ता है तो वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, और मास कम हो तो वेवलेंथ क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। ये आपको करवाया होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कम है जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, और आपके सामने बॉल का मास क्या है, ज्यादा है, और उसकी वजह से उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। और ये ठीक है, ये मैंने इक्वेशन आपको ड्राइव ही करवा के दे दी। बोलता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप। डी ब्रोगली रिलेशनशिप आपने क्या निकाला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, यही निकाला ना। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। बोलता है इसकी लिमिटेशन क्या है, ये लिमिटेशन ये है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हैवियर बॉडी, हैवियर बॉडी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अगला सवाल, दैट इज कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ हीलियम of 27 degrees Celsius moving with a velocity 2.4 10 raised to power 2 मीटर पर सेकेंड। मेरा बच्चा ये सवाल किसको आता है, जल्दी 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 कर लो। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि भाई साहब साडा वेवलेंथ, साडा क्या वेवलेंथ निकालनी है। किसकी निकालनी है, हीलियम की, हीलियम एटम की। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस मूविंग
विद अ वेलोसिटी, मतलब हमें उसकी वेलोसिटी दी है। मास हमें पता ही है हीलियम का क्या होता है, मास क्या है, मास ऑफ हीलियम, एक मास क्या होता है, एक हीलियम एटम का क्या मास होता है 4 AMU। अब मुझे पता है 4 की जगह 4 लिखा, 1 AMU का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और 2 को जब मैंने 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया 6.64 इंटू 10⁻⁻24। अब देख तुझे मास पता है, वेलोसिटी तुझे गिवन दी है, कितनी वेलोसिटी दी है, दैट इज 2.4 इंटू 10⁻²2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 10⁻² को मैं क्या लिख सकता हूं 100, 2.4 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो एक जीरो ने इसका डेसिमल पॉइंट को इधर कर लिया, तो ये 24 हुआ, और एक जीरो था तो वो जीरो जब 24 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया 240 मीटर पर सेकंड। अब मेरी बात ध्यान से समझ, मुझे मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, तो वेवलेंथ का डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन क्या थी, दैट इज वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अभी पीछे पीछे निकाला ना ये वाली इक्वेशन, तो वेवलेंथ के लिए मैंने वैसे रखा, एच के लिए मैंने क्या रखा 6 पॉइंट, एच की वैल्यू होती है, एच की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। यही चीज मैंने इधर रखी, मास की जगह मैंने ये रखा 6.64 इंटू 10⁻⁻24 इंटू वेलोसिटी कितनी है 240 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब जब आपने ये सारा कुछ कैलकुलेट किया ना, ये सारा कुछ मतलब इसको इसके साथ डिवाइड किया ना, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर 6.64 को इसके साथ डिवाइड किया, आपका आंसर आया 0.04141। ठीक है, करके देख लेना। और यहां पे 10⁻⁻24 था, यहां पे 10⁻⁻34 था। जब ये -24 कटेगा, ये -34 कटेगा तो कितना बचेगा -10⁻⁻7, तो ये आया 10⁻⁻7। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे यहां पे 10⁻⁻10 करना है, ठीक है, ताकि मैं एंगस्ट्रॉम में लिख सकूं। ठीक है, तो मैंने इस डेसिमल पॉइंट को कितना पीछे कर दिया 3 पीछे कर दिया, तो ये पावर नेगेटिव में 3 बढ़ गई, तो -7 थी तो कितना हो गया -10 होगी। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं कि यार एंगस्ट्रॉम में नहीं लिखते, मतलब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, नो इशू नो इशू। ये देख लैम्डा इज इक्वल टू 4.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड, और इस 10⁻⁻10 मीटर को आप अगर एमस्ट्रॉम में लिखोगे तो लैम्डा कितना होगा 4.1 एमस्ट्रॉम। कहानी खत्म। शुड आई रिपीट? चलो सर। अच्छा एक बात और याद रखना कि ये सवाल जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लेके सवाल है, न्यूमेरिकल सवाल हैं, ये मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, मतलब हर साल इस पे सवाल बनता है। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है क्या 2019 में ये 2 नंबर का आया है। ठीक, फिर देख कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी 2.05 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। मुझे वेवलेंथ निकालनी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब मुझे पता है कि वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अच्छा एच की वैल्यू मैं तुझे बता चुका हूं, एच की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुझे पता है कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, दैट इज 2.05 इंटू 10⁻⁷। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एच की जगह आप ये लिखोगे, देखना लैम्डा निकालना है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो लैम्डा मैंने ऐसे रखा, एच की जगह क्या रखा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय ये क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, दैट इज 2.05 इंटू 10⁻⁷। अब इसको मल्टीप्लाई करना, इसको डिवाइड कर देना, ये तेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप मीटर में भी लिख सकते हो डायरेक्ट, एमस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो और नैनोमीटर में भी लिख सकते हो। अगर मीटर में लिख रहा है आप ऐसे भी छोड़ सकते हो मीटर में, नो नीड टू कन्वर्ट इनटू अ नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड यूनिट। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर ये बात समझ आ चुकी है। ठीक है, देख तो यहां पे भी हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल लिया, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ से सवाल अक्सर बनता है। ठीक, चलें आगे। वो बोल रहा है कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ व्हाट, ऑफ अ हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये वही सवाल रिपीट हो गया, आप मेरे सामने एक बार करना और मुझे फोटो खींचना, फोटो खींच के भेजना मेरे नंबर पे, कौन सा 9149463370। ओके डन सर। ये वाला सवाल भी अभी किया ना, दैट इज कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एच अपॉन एम वी
एच की वैल्यू डालो, एम की वैल्यू डालो, वी की वैल्यू डालियो तो आपका वेवलेंथ निकल जाता है। सेम क्वेश्चन मैंने पीछे किया है, वही आगे आ गया। बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। मेरी बात ध्यान से समझना, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा मैटर है ना, ठीक है, समझ आया कि नहीं है, ये दो तरह से बिहेव कर सकता है। दो तरह से कैसे बिहेव कर सकता है? एक इसका पार्टिकल नेचर हो सकता है। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या हो गया? पार्टिकल की तरह बिहेव करना और उसी की तरह मूव करना, ठीक है। और वेव नेचर दूसरा कौन सा हो गया? वेव नेचर मतलब मैटर कैसा बिहेव करता है, जैसे उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हों, ऑसिलेट कर रहे होंगे, ऐसे 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 ऐसे। समझ आया कि नहीं आया? तो मैटर that can have a display particle nature or as well as the wave nature, इसी को आप क्या बोलते हो? ड्यूल नेचर बोलते हो मैटर का। इस ड्यूल नेचर को समझाने के लिए हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ आई थी, या डी ब्रोगली ने एक थ्योरी दी थी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mv। वो बोलता है कि ये वेव नेचर ज्यादा तब शो करता है जब मास कम हो, और अगर मास ज्यादा हो तो वेव नेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आप अभी के लिए इस चीज को समझो कि भाई साहब पार्टिकल नेचर क्या होता है। पार्टिकल नेचर ऐसा होता है, समझना ध्यान से, पार्टिकल नेचर में ऐसा होता है कि एक पार्टिकल है, पूरा एक वजूद है या एक पैकेट है जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है, दैट इज पार्टिकल नेचर। और वेव नेचर का क्या हो गया कि एक पार्टिकल है जो अपनी जगह क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, दैट इज वेव नेचर। हमने बहुत जगह ये भी पढ़ा होगा कि वेव का मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन होता है। अगर स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है दैट इज पार्टिकल नेचर, और एक जगह ऑसिलेट कर रहा है दैट इज वेव नेचर। तो मैटर के दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल और दूसरा वेव नेचर, उसी को आप क्या बोलते हो? ड्यूल नेचर। अब ये बोल रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 1000 kg रॉकेट, मतलब ये एक रॉकेट है जिसका वजन 1000 kg है, इसको 10⁻³ kg भी लिख सकते हैं, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 3000 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 3000 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि एसआई यूनिट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद रखना, कहीं पे भी किलोमीटर पर आवर हो तो आप उसको क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो किस में? दैट इज मीटर पर सेकंड में। तो एक चीज मैं अभी आपको बताऊंगा कि 1 किलोमीटर पर आवर को जब सेकंड में कन्वर्ट हो रहा तो कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर की जगह आप क्या लिखोगे? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? दैट इज 60 मिनट होते हैं। 60 क्या होते हैं? मिनट। अभी बट नीचे सेकंड आया नहीं है तो आप क्या कर रहे हो? 1000 मीटर और 60 को वैसे रखा और ये मिनट लिखा है, मतलब 1 मिनट लिखा है, दैट इज 60 सेकंड। तो मैं अच्छे से बोलूं तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 सेकेंड। तो अगर आप ध्यान से अच्छे से समझो तो 3000 को मैंने ऐसे ही रखा है, और 1 किलोमीटर की जगह क्या लिखा है? दैट इज 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 16 इंटू 16 सेकेंड होते हैं। तो ये हमारा क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। मास हमारे पास ये है। अगर मास और वेलोसिटी पता हो, एच तो होता ही कांस्टेंट, तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो लैम्डा आपका वैसे रहा, एच की जगह आप क्या डालोगे? दैट इज 6.626 इंटू 10⁻34। और मास की जगह क्या आया? 1000। और वेलोसिटी क्या आ गई? वेलोसिटी तो ये पूरी आएगी ना, ये पूरी आ गई हमारी वेलोसिटी, दैट इज 3000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। अब ये वाला जो 60 इंटू 16 है ये कहां मल्टीप्लाई हो जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 60 इंटू 60 कहां मल्टीप्लाई हो जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? दैट इज 6.626 इंटू 10⁻34। ये 60 इंटू 16 डिवाइड में था, ये इधर डिवाइड में था, तो ये ऊपर चला गया, तो ये कितना हो गया? 60 इंटू 16। नीचे ये क्या? 1000, ये 3000, और ये 10⁻³ भी ये क्या है? 1000 ही है। और अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, इसको अच्छे से कैलकुलेट करना और आंसर कमेंट सेक्शन में पक्का बता के जाना। मेरा कुल मिला के ये मतलब है कि भाई साहब डी ब्रोगली वेवलेंथ से आपका सवाल बनेगा, आपको मास और वेलोसिटी दी होगी, आपको वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। ओके सर। अब हो रहा है डिस्टिंग बिटवीन पार्टिकल एंड द वेव नेचर। पार्टिकल ऑक्युपाइज एज
occupies as well position in a space, they are located in a space. पार्टिकल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पार्टिकल हूं, मैं स्पेस में क्या कर रहा हूं, एक पोजीशन ऑक्यूपाई करके रखी है, तो वो हो गया पार्टिकल नेचर. और वेव नेचर में क्या हो गया, वेव इज अ स्प्रेड आउट इन अ स्पेस, दे कैन coexistence in some region and hence interfere delocate points in a space. मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना, मैं आपको कट शॉर्ट पार्टिकल और वेव के बारे में समझाना चाहता हूं. पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल होता है कि एक पार्टिकल है जो स्पेस में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं अभी, है ना, तो मेरा एक पार्टिकल नेचर है. वेव नेचर क्या होता है, वेव नेचर होता है कि स्पेस में फैल जाता है वो. दिस इज वेव नेचर. अभी मैं बहुत बड़ी बात कर चुका हूं, ये किताबों से निकल के बात कर रहा हूं. मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं पार्टिकल एक जगह सीमित हूं, स्पेस में ऑक्यूपाई हूं, तो ये मेरा पार्टिकल नेचर है. वेव में क्या करती है, चीज फैल जाती है, स्प्रेड कर जाती है. जैसे लाइट है आपकी, तो सूरज ऐसा मान के चलो चश्मा है, उससे लाइट निकल रही है, पानी निकल रहा है, बट लाइट एक ऐसा पानी है जिसका वजन नहीं है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. हम वो बोलते हैं कि वो उसके पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तो उसको वेव बोलते हैं. बट आज मैं एग्जैक्ट पार्टिकल और वेव के बीच का डिफरेंस बता रहा हूं. पता क्या बोल रहा हूं कि पार्टिकल जो होती है वो स्पेस में एक पोजीशन ऑक्यूपाई करती है, वेव स्पेस में पोजीशन भी ऑक्यूपाई करती है और फैल जाती है. ये वैसे ही है जैसे चश्मे में से पानी निकला और फैल गया हर जगह, लाइट सूरज से निकली और फैल गई हर जगह. अब ये लाइट है तो मान के चलो ये चश्मा है, तो ये जैसे लाइट ऐसे फैल गई है हर जगह. ठीक है, लाइट पार्टिकल होती तो स्ट्रेट चलती ना, ऐसे ऐसे वहां से गिरती तो सीधा ऐसे, बट ये चश्मा है, फैल गई है. जो फैल जाए चीज तो मतलब वो वेव नेचर है. इसलिए ये लिखा है वेव इज अ स्प्रेड आउट in a space, they can coexist in some region and hence interfere or delocate point in space. space में फैल जाती है. अच्छा, what are quantum mechanical model? देखो मेरी बात सुनो, सुनना. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, देख क्वांटम जैसे जैसे लिख रहा हूं अच्छे से समझना. ये मैंने अपने कलर नोट्स का लगाया था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये अच्छा नहीं दिख रहा, तो मतलब सवाल यही पूछा है व्हाट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूं. ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ठीक है, समझना, बिल्कुल तुझे समझ आएगा ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है. दिस मॉडल help in explaining the structure of atom, कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में मदद करता है. ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल के एटम क्या होगा, एटम में सेंटर में होगा न्यूक्लियस और उसमें होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशन फिक्स होगी. प्रॉब्लम कहां है, दैट इज इलेक्ट्रॉन में. अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एटम के अंदर पता चल जाती है तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो. मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझाने के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बना. उसने ये बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में रहेंगे, बट प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन घूमागामी कर रहा है. अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को अच्छे से बताए हुए पोजीशन मतलब एटम के अंदर उसके एड्रेस को बता पाए, तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे से निकल के आ सकता है. तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक्चुअल में फोकस ये करता है, एक्चुअल में ये इस चीज पे फोकस करता है टू गिव द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के एड्रेसेस के बारे में बताता है. इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहां है उसके एड्रेस के बारे में बताता है. जैसे मैं कहां हूं, मैं भाई साहब यूनिवर्स है, यूनिवर्स में एक बहुत सारी गैलेक्सी हैं, एक हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसके एक छोर पे एक सोलर सिस्टम है दैट इज सन, और उसके 8 प्लैनेट्स हैं. उन 8 में से तीसरे प्लैनेट पे हम. एशिया में एक कंट्री है इंडिया में एक यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, उस यूटी में एक सिटी है पुंछ, और उस पुंछ में एक मोहल्ला है रेडियो स्टेशन, और वहां पे घर है 456 और उसके रूम नंबर फर्स्ट, और रूम नंबर फर्स्ट में यहां खड़ा हूं, ये मेरा एड्रेस है. अभी जो मैंने कुछ पॉइंट बोले, यूनिवर्स, मिल्की वे गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, अर्थ प्लैनेट, एशिया, इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, पुंछ, ये कुछ क्या है दैट इज एड्रेसेस बताते हैं मेरे. तो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी फोकस करता है टू गिव द एड्रेस ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, बट विद द हेल्प ऑफ numbers known as quantum
नंबर्स, मतलब क्वांटम नंबर्स ही कहीं ना कहीं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। ये क्वांटम नंबर मैंने अपने वन शॉट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। कितने क्वांटम नंबर हैं? तीन चार क्वांटम नंबर है। कितने? चार क्वांटम नंबर। कौन कौन सा? एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, फिर कौन सा? दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फिर कौन सा? दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाने वाला है, बट आप अच्छे से सीखोगे तो चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहीं पे समझा दूंगा चारों के चारों क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। ये वही है जिसको आप शेल बोलते हो। क्या बोलते हो? शेल। ये दिया किसने था? बोर ने। डिनोट किससे होता है? एन। इसकी जो वैल्यू होती है वो एक से लेकर इंफिनिटी तक हो सकती है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब हो गया कि ये अगर न्यूक्लियस है तो ये शेल नंबर फर्स्ट, शेल नंबर सेकंड, शेल नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, ऐसी बहुत सारी शेल्स हो सकती हैं। और इन शेल्स को आप ऐसे बोलते हो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। नाम क्या है? के एल एम NOPQRS, ठीक है, इस तरह से शेल से, ठीक है। और क्या दे सकता है? और ये दे सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? दैट इज 2n स्क्वायर। जैसे पहली शेल में कितने होंगे? 2n की जगह हम रखेंगे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 जा 2, दैट इज पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी शेल में 2 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। कमेंट सेक्शन में बताना तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये सिर्फ शेल्स के बारे में बताता है, इतनी बड़ी बात नहीं करता। कभी कभी ये रेडियस के बारे में बताता है। रेडियस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू R नॉट, R is equal to R naught n square upon Z, n square upon, ये फॉर्मूला है। व्हाट इज R? R इज द रेडियस ऑफ अ शेल। रेडियस ऑफ द शेल मतलब रेडियस, जैसे ये स्फेरिकली तो बन जाता है, तो ये क्या होगा? रेडियस ऑफ द शेल। ये शेल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो n क्या? शेल नंबर। Z क्या होता है? Z होता है किसी भी गिवन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। हाँ सर, हमें इतनी बात क्लियर हो गई है। अब R नॉट एक कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। अक्सर हम इन छोटे छोटे रेडियस हम या तो एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं या नैनोमीटर में निकालते हैं। फिर उसके बाद आता है वेलोसिटी का फॉर्मूला V इज इक्वल टू V नॉट Z अपॉन n, और V नॉट की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। Z एटॉमिक नंबर है, n शेल नंबर है, और V नॉट की वैल्यू मैंने आपको बता दी। एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू E नॉट Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। E नॉट की वैल्यू क्या होगी? दैट इज 13.6 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस शेल में घूम रहा है इसका आप रेडियस निकाल सकते हो, या इस शेल में घूम रहा है तो इसका आप रेडियस निकाल सकते हो। कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है वो निकाल सकते हो, कितनी एनर्जी है इसके पास वो निकाल सकते हो। ये मतलब आप n का तो इस्तेमाल कर रहे हो ना चाचा, इधर देखो ना बशीर साहब, आप n का इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो, और यहाँ पे कर रहे हो। तो n का इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ऐसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वैसे तीसरा क्वांटम नंबर भी है, दूसरा सॉरी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आता है एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। अब एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर क्या है? आराम से समझना। एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं हम L से, और ये किसके बारे में बताता है? सब शेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? सब शेल। एक चीज याद करने वाली है, हमारे पास 3 तरह की सब शेल है, 4 तरह की, S, P, D एंड F, और इसके लिए L की वैल्यू 0, 1, 2 और 3। ये याद रख लेना कि हमारे पास 3 तरह की सब शेल हैं, उनके लिए एजीम्यूथुअल क्वांटम 0, 1, 2 एंड 3 है। बात समझ कि नहीं? ये चीज याद रख लेना। क्या? सब शेल हमारे पास 4 हैं, और भी हो सकती हैं, अभी बट हमारे सिलेबस में हमने 4 ही देखते हैं, S, P, D एंड F, और ये सब शेल को एक नंबर दे दिया है, मतलब उसके एजीम्यूथुअल नंबर दे दिया। क्या? दैट इज 0 फॉर S, 1 फॉर P एंड 2 फॉर D एंड 3 फॉर F, ठीक है। ये मतलब अगर L इज इक्वल टू मैं 2 लिखता हूं, इसका ये मतलब हो गया कि मैं किस सब शेल की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं 2 सब शेल, दैट इज D की बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये होते कैसे हैं? होते ये कुछ इस तरह से है। ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारे पास पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, और ये मेरे पास कौन सी? चौथी शेल। होप तुझे ये चीज समझ आई होगी। और मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे शेल नंबर 1, तो इसमें कितनी सब शेल्स होंगी? एक ही होगी, दैट इज S। एक शेल में कितनी सब शेल है वो शेल नंबर डिसाइड करेगा, दैट इज S। पहली शेल S, ठीक है। n इज इक्वल टू 2, कितनी सब शेल? 2, एक S का और P का, बट P में जो ये सर्कल बनाऊंगा ये मैं कितने बनाऊंगा? 2, ये 2P और ये 1S। अब मेरी बात ध्यान से समझना। थर्ड सब शेल, कितनी सब शेल? 3, 1, 2, 5, तो ये कितना होगा? ये 2S का ना, दूसरी शेल का S है ना, ये तीसरी शेल का S है, ये तीसरी शेल का P है, और ये तीसरी शेल का D है। इसके जितने खाने बने? कितने? 5 खाने बने, ठीक है। इन खानों को बोलते हैं ऑर्बिटल्स। 5 D के 5 ऑर्बिटल होते हैं, P के 3 होते हैं, S का 1 होता है। और फिर मैं ये क्यों होते हैं ये भी मैं बता दूंगा। n इज इक्वल टू 4, तो कितने सब शेल? 1, 3, 5, और F के कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो ये 4F हो गया, ये 4D हो गया, ये 4P हो गया, और ये 4S हो गया। इस तरह से हम
शेल्स और सब शेल के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये जैसे मैंने एस शेल का कितनी सब शेल है, एक ही। तो मैं अगर अच्छे से बात करूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सब शेल के अंदर कितने खाने देखने को मिलेंगे, वो है 2l+1। जैसे s के कितने खाने हैं, 2 इंटू एस के लिए l की वैल्यू 0 + 1, 2 0 से 0 तो एक खाने का देखने को मिलेगा। p के लिए 2 इंटू p के लिए 1 + 1, 2 1 = 2 + 1 तो ये कितने हो जाएंगे, 3। p के लिए 3 खाने देखने को मिलेंगे। डन। हाँ सर, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। ठीक, कोई और डाउट? नो सर, समझा। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक शेल में कितनी सब शेल है, तो नंबर ऑफ सब शेल, कितनी सब शेल होंगी, वो किसके बराबर होता है, शेल नंबर के बराबर होता है। जितना शेल नंबर है उतनी सब शेल है। एक शेल नंबर एक सब शेल, 2 शेल नंबर तो 2 सब शेल, 3 शेल नंबर तो 3 सब शेल। और एक याद रखना, एक ये जो खाना होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, एक खाने में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एक खाने में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मतलब एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एस में 2 होंगे, पी में 3 खाने हैं, 2 जाएंगे तो पी में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में कितने होंगे, 10 होंगे, और एफ में कितने होंगे, 14 होंगे। ये मैंने अपने उस लेक्चर में भी बोल रखा है। ठीक है, इसके बाद आसान 2 और क्वांटम नंबर बचते हैं। तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब और डीप चलते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, ये ज्यादातर ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ठीक है, ये कैसे बताता है, जैसे इसकी जो वैल्यू होती है m, वो होती है -l, बीच में 0 भी आएगा और +l तक। ठीक है, जैसे s के लिए m की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू तो इसके लिए 0 है, बट m की वैल्यू क्या होगी, वो 0, तो 0 से लेकर 0 तक, दैट इज 1। और p के लिए वैल्यू क्या होगी, p के लिए 1, तो l की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू क्या होगी, -l, 0 और 1। मतलब p के कितने ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3। ठीक, d के लिए 2, तो -2 -1 0 1 और 2, एक ऑर्बिटल 2 3 4 और 5। f के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, तो ये क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, एक ऑर्बिटल 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे भी बता सकते हो कि कितने ऑर्बिटल हैं किसी भी सब शेल के पास। ठीक है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी अपने दिमाग में रखना है, ये भी अपने दिमाग में रखना है। एस के एक ही ऑर्बिटल है ना, एस का 0, मतलब एक ही वैल्यू निकली है, एक ही वैल्यू, तो इसका एक ही ऑर्बिटल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितनी वैल्यू, 3 वैल्यू है, तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये किसके बारे में बताता है, ये बताता है देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये एक क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एक के लिए s की वैल्यू पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज, और दूसरे की वैल्यू s के लिए नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इतना आप लिखोगे 5 नंबर के लिए, तभी आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक्सेप्टेबल है और आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये मैंने शीट्स लगाई थी, बट मैं अनफॉर्चुनेटली मैं इससे समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि काफी धुंधला दिख रहा है। ठीक है, और सुने सर, व्हाट वैल्यूज आर परमिटेड फॉर द एंगुलर मोमेंटम दैट इज L, एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम L को भी एंगुलर क्वांटम नंबर और किसको बोलते, L को बोलते। ये L एंगुलर क्वांटम नंबर, या इसको दूसरा नाम क्या है, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर बोलता है। व्हाट वैल्यू आर परमिटेड फॉर द एंगुलर क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, प्रिंसिपल मतलब n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 4 है तो हमें यह बताओ कि l की वैल्यू क्या होगी। l की वैल्यू हमें पता है, चौथी सब शेल में 4s भी हो सकता है, 4p भी हो सकता है, 4d भी हो सकता है, 4f भी हो सकता है। मतलब l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, l की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। ये l की वैल्यू लिखी है ये, और ये किस कौन से शेल के बारे में बात कर रहा है, चौथी शेल के बारे में बात कर रहा है। किस शेल के बारे में बात कर रहा है, चौथी शेल में 4 सब शेल होती हैं, और सब शेल बताने वाला ही l था। फिर ये बोल रहा है कि द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस सवाल में पहले लिखनी है, दैट इज 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए, और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 11, तो ये हुआ। तो इसके लिए n की वैल्यू ये फ्रंट होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3। s के लिए l की वैल्यू क्या, 0, l की वैल्यू 0, तो m की वैल्यू क्या होगी, 0। और एक इलेक्ट्रॉन या तो ये +1/2 हो सकता है या -1/2 हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, तो मुझे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला
n की वैल्यू 3, m की वैल्यू माइनस, ये नहीं हो सकता, 4 तो हो नहीं सकता, 4 तो हो नहीं सकता, तो ये बी ऑप्शन आपका जाएगा। ठीक है, चलें आगे। हाँ सर चलो, वो बोल रहा है गिव रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। देखो n इज इक्वल टू 0, n मतलब शेल ही नहीं है, l इज इक्वल टू 0, तो एल बी 0 हो सकता है, m इज इक्वल टू 0, शेल ही नहीं है, तो क्या +1/2 वहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, शेल नंबर ही नहीं है ना, तो पॉसिबल ही नहीं। शेल 1 हो सकता है, एल इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है एस ऑर्बिटल, उसके लिए एम भी 0 हो सकता है, हाँ एस के लिए एक ही ऑर्बिटल है, एक ही वैल्यू है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, तो ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है, शेल ही नहीं है तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ठीक है, वो बोल रहा है व्हाट वैल्यूज आर परमिटेड फॉर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन विद एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू 2। देख हमें m की वैल्यू निकालनी है और l की वैल्यू क्या है 2, तो m की वैल्यू कैसे होती है, m की वैल्यू होती है -l से लेकर +l तक, और बीच में 0 भी आता है, तो क्या से लिखेंगे -2 -1 0 1 और 2, और l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, दैट इज d के लिए, और इसके कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। होप तुझे ये सवाल अच्छे से समझ आ रहे होंगे, मैं बड़े प्यार से अच्छे से तुझे करवा रहा हूं, प्लीज ये सवाल अच्छे से करना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार, बोलता है नेम द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन विच आइसोटॉप इज विदाउट न्यूट्रॉन। मेरी बात सुनना, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन में 3 आइसोटॉप है, प्रोटोनियम ड्यूटोरियम और ट्रिटियम। ये जो प्रोटोनियम होता है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, 1 ही होता है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1। प्रोटोनियम इज विदाउट न्यूट्रॉन, प्रोटोनियम इज विदाउट न्यूट्रॉन। चलो आगे, उसके बाद है डिफाइन आइसोटॉप, नेम 3 आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मास नंबर 1 2 एंड 3, सेम एलिमेंट है बट मास नंबर अलग है। प्रोटोनियम ड्यूटोरियम और ट्रिटियम, ये अभी पीछे डिस्कस किया और ये सवाल बहुत बार आया। ठीक है, विच आइसोटॉप ऑफ द हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब हो गया कि ये अनस्टेबल है, इसमें प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 2 हैं। जैसे ये हैवी हो जाता है तो ये रेडियो एक्टिव होता है, मतलब ये न्यूट्रॉन के मास को रेडिएशन के तौर पर बाहर निकालता है। इसके बारे में हम क्लास 12th में अच्छे से जाके पढ़ेंगे, वो भी फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन सा है, दैट इज ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। ओके जानी, चले आगे। अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब ये हो गया कि किसके पास सेम तरह के इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये सामने देखो, इन सवालों को करते कैसे, इस सवालों को कैसे करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 13, इसका 12, इसका 11, इसका है 8 और इसका है 7। अब जो एटॉमिक नंबर होगा उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। मैं बोल रहा हूं 13 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें बट 3 लॉस हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। मेरी जान ध्यान इधर, इसके पास कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो इसके पास मेरी जान कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, तो मेरी जान कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुए, तो ये मेरी जान कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लूजवा किया है और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गेनवा किया है। ओके, नेक्स्ट सवाल 200 करोड़ के लिए। इतनी बार पूछा ना, इतनी बार पूछा है ये सवाल, बहुत बार सवाल ये आया है, बहुत बार। क्या सवाल है, बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस बताओ। ऑर्बिट क्या है, देख सुनना, बोर मॉडल तूने पढ़ा होगा, ये न्यूक्लियस है और ये जो शेल है ना, ये जो शेल है, ठीक है,
ये जो शेल वाला रास्ता है ये ऑर्बिट है, के एल एम और ये एन, ये क्या ऑर्बिट है। ठीक है, ऑर्बिट क्या है, दैट इज सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन मूव। और ऑर्बिटल क्या है, वो जगहें जहां पे इलेक्ट्रॉन का मिलना ज्यादा है, मतलब उन ऑर्बिट्स में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम रहता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। इट इज अ सर्कुलर पाथ, ऑर्बिट इट इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इट इज अ रीजन और अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन मोस्टली फाउंड होता है। एन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट इट्स एनर्जी लेवल विच इंक्लूड ऑल सब एनर्जी लेवल्स, मतलब एक जो ऑर्बिट होता है ना वो एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पास होगा तो कम एनर्जी होगी, दूर जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगी। एन ऑर्बिटल आर द सेट ऑफ ऑर्बिटल ऑफ अ सिमिलर एनर्जी कंप्राइज अ सब्सिक्वेंट लेवल ऑफ अ मेन एनर्जी, मतलब एक ऑर्बिटल की भी क्या होती है, एनर्जी होती है। जैसे ऑर्बिट चेंज होने पे एनर्जी बदलती है, वैसे अगर डी के सारे ऑर्बिटल हैं उन सब की क्या रहती है, एनर्जी सेम ही रहती है। ऑर्बिटल्स आर सर्कुलर शेप, ये डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। एस स्फेरिकल शेप का होता है, पी डंबल शेप का होता है। एस ऑर्बिटल ऐसा होता है और पी ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है। इसको मैं आगे चल के भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल इन करेक्टर एंड हेंस दे कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इससे कोई भी शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में हम पता नहीं लगा सकते, बट ऑर्बिटल एक्स एक्सेप्ट एस सबसे ऑर्बिट, क्योंकि वो स्फेरिकल है, हैव अ डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हेंस कैन अकाउंट फॉर अ शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इससे हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल बता सकते हैं, बट एस ब्लॉक वाले से नहीं बता सकते। कंसेप्ट ऑफ वेल डिफाइंड ऑर्बिट इज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ वेल डिफाइंड ऑर्बिट इज अगेंस्ट द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ऑर्बिट जैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता, और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इज अकॉर्डेंस विद द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब ये ऑर्बिट्स का कंसेप्ट हमारे बोर ने लाया था और हाइसेनबर्ग ने इसको डिसप्रूव किया था। क्यों प्रूव किया था वो मैं आगे चल के बताऊंगा। वो बोलता है स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोलता है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अच्छे से एक्सप्लेन करो। ये क्या हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है, देखो मान लो कोई चीज चल रही है, ये मैं चल रहा हूं, क्या आप मेरी पोजीशन बता सकते हो? क्या मैं अगर रुका हूं तो तब आप बोल सकते हो कि पैनल के इस साइड मास्टर खड़ा है। जब मैं चल रहा हूं तो बताओ मेरी पोजीशन पैनल के उस तरफ है कि इस तरफ है। सर हम कंफ्यूज हो गए हैं, आप रुकोगे तो हम आपकी पोजीशन बता पाएंगे। यही चीज वो कहता है कि आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन नहीं बता सकते अगर वो चल रहा है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम। मतलब आप पोजीशन नहीं बता सकते किसी भी चीज की अगर उसके पास मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी है, मतलब अगर वेलोसिटी है तो आप पोजीशन तो बता नहीं सकते। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल विच इज एन एब्सोल्यूटरी एक्यूरेसी, ये बिल्कुल सही उसने बोला। इफ वन ऑफ देम इज मेजर्ड विद एक्यूरेसी, अगर दोनों में से एक कोई मेजर कर लिया, मैं कर लिया मतलब ऐसे आपने मेजर कर लिया कि मेरी कौन सी पोजीशन है, बट आप साथ साथ में ये भी बोल सकते हो कि वो चल रहा है, बट आपने मेजर तब किया है जब मैं रुका हुआ था, तो तब आप में द अदर बिकम लेस एक्यूरेट और दूसरा लेस एक्यूरेट होगा। इफ डेल्टा एस इज uncertain in the position then delta p is the uncertainty in the momentum। मेरी बात ध्यान से समझना, डेल्टा x पोजीशन में एरर है और m डेल्टा v वेलोसिटी में एरर है। ये हमेशा बड़ा या इक्वल होगा nh अपॉन 4 पाई से। h इज अ प्रिंसिपल क्या बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 इज द नंबर, पाई इज आल्सो अ नंबर, तो डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन है। और m इंटू वी को आप क्या लिखते हो, दैट इज मोमेंटम, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू
आप NH भी लिख सकते हो, बट शेल अगर एक ही हो तो H/4 पाई लिखेंगे। H इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, और ये नीट में पूछा हुआ सवाल है कि यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल ऑन एन एवरीडे लाइफ। मैंने आइडिया जो डी ब्रोगली वेवलेंथ थी ना, वो आपको बता सकती है कि आइडिया ऑफ मैटर हैविंग द वेव, के मैटर के पास भी वेव हो सकती है। ऐसे सोचो, पानी तो पार्टिकल नेचर का ना, उसमें जो एनर्जी है वो फैलती है, तो जब पानी में एनर्जी होती है तो वो किस तरह से फैलती है, तो मैटर में वेव नेचर को एक्सप्लेन किया है डी ब्रोगली ने। और हाइसेनबर्ग, जो हाइसेनबर्ग है वो बेचारा बोर को रॉन्ग प्रूव करके गया। यू कुड नॉट फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी एट द सेम टाइम। अगर मैं चल रहा हूं तो मेरी पोजीशन नहीं बता सकते, बात समझिए, और अगर मैं रुका हुआ हूं तो आप मुझे नहीं बता, मेरी एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं बता सकते। समझा कि नहीं है? स्टेट एंड एक्सप्लेन हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी। हुंड रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी क्या 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 आता है? According to this rule, electrons are distributed among the orbital of a subshell in such a way that to give the maximum number of unpaired electron with a parallel spin। बोलता है कि अगर आप किसी भी, जैसे p सबशेल के ऑर्बिटल्स को आप भर रहे हो, तो आप ऐसे नहीं भर सकते, मतलब अगर P3 भर रहे हो तो आप ऐसे नहीं भर सकते, ये दो इधर गए और दो ऐसे किए, ये करना गलत है। आपने कोशिश ये करनी है पेयरिंग की जगह पहले सब ऑर्बिटल्स को अच्छे से बढ़ना है, जैसे ये एक और ये के, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्ड हो ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो और एक ही स्पिन में हो। जैसे P4 को आप ऐसे नहीं भर सकते, ये तीन ऑर्बिटल 1 2 3 और 4 ऐसे भर सकते हो, बट ऐसे नहीं भर सकते। कैसे? कि भाई साहब दो इधर डायरेक्ट ठोक दिए और दो इधर, पहले एक एक सिंगली जाएगा और फिर उसके बाद पेयरिंग होती है। बोलता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, मतलब आप क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा। क्रोमियम होता है 24, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये आगे जी हमारे पास 18, बाकी कितना बचा 24, तो ये हो गया 4s1 और यहां पे है जी 4s1 3d5, 24 हो जाएंगे। मतलब मैंने पहले भी समझा दिया कि यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 3d में 5 और 4s में एक इलेक्ट्रॉन है। पहले होता क्या था, 4s2 3d4 था, बट ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट करता है, मैंने आपको पहले में बताया। वो बोलता है व्हाई डज इट हैज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्यों इसके पास ये इलेक्ट्रॉनिक, क्यों इसके पास ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्यों है ऐसा? क्योंकि हमें भी पता है कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जानी ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, और इसका रीजन मैं पहले सवाल में दे चुका हूं। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज अफबा रूल? अफबा रूल पता है क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, एक एटम की जो ग्राउंड स्टेट होती है जिसमें आप उसको कोई एनर्जी नहीं देते, आर आइन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट फिल सबशेल ऑफ लोवेस्ट अवेलेबल एनर्जी। मतलब कि अगर आप ध्यान से देखो तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे? पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सबसे कम, मतलब सबसे पास क्या? 1s,
तो यहां सबसे पास इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लोवेस्ट एनर्जी में सबसे ज्यादा भरे जाते हैं, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, स्टेबल रखेगा। देन फिल सब शेल ऑफ हायर एनर्जी लेवल, पहले सबसे छोटे एनर्जी लेवल के सब शेल बढ़े जाएंगे और फिर बढ़ेंगे। जैसे क्या से 1s2 भरा जाएगा, फिर 2s2 भरा जाएगा, 2p6 भरा जाएगा, 3s2 भरा जाएगा, 3p6 भरा जाएगा, 3d10 भरा जाएगा। याद रखने के लिए हम ऐसा राइट ट्रायंगल में इस शेप में ऐसा बना लेते हैं, अगर आपको याद हो, मैंने बनाया भी था 4s2, 4p6, 4d10 एंड 4f14, 5s2, 5p6, 5d10 एंड 5f14, 6s2, 6p6, 6d10, 6f14, 7s2, 7p6, 7d10, 7f14। तो वही मैंने बोला क्या कि पहले कौन भरे जाएगा, पहले भरा जाएगा 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, ऐसे भरे जाएंगे। मतलब लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट, वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम है वो पहले भरे जाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी कम है या किसकी ज्यादा है? 1s2 पहले भरा जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू क्या है, 0 है, s के लिए l की वैल्यू 0, तो n प्लस l, n की वैल्यू 1 प्लस 0, एनर्जी कितनी हुई, 1 हुई। वैसे ही आप 2s2 देखोगे तो n की वैल्यू क्या है, 2, और l की वैल्यू क्या है, 0, तो n प्लस l क्या लिखोगे, 2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 2। तो लोअर एनर्जी वाला पहले भरा जाएगा। और आप एनर्जी का पता कैसे लगाते हो, आप n को l के साथ सम कर दो। कभी कभी अगर n प्लस l का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम आ गया, बड़ी बात बोल रहा हूं, सेम आ गया, तो आप पहले वो भरोगे जिसकी n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जिसकी n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जैसे अगर आप 2p को देखो और 3s को देखो, n की वैल्यू क्या, 2, और p की वैल्यू क्या है, 1, तो कितना हो गया, 3, और यहां पे ये कितना हो गया, दैट इज 3, n की वैल्यू 3 और p, s के लिए l की वैल्यू 0, तो ये दोनों नंबर बराबर हो गए। बट आप 2p भरोगे पहले, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, कम है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। राइट कॉपर एंड क्रोमियम व्हाई दे आर एक्सेप्शनल, ये सवाल हम कर चुके हैं, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, ठीक है। उसके बाद है पॉलिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी दो चीज का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। जैसे मेरा और मेरी बीवी जन्नत जुबैर का एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए जन्नत जुबैर खड़ी है और ये मैं खड़ा हूँ, तो हम दोनों का एड्रेस लिखते हैं, तो मैं बोलता हूँ हम दोनों इंडिया में रहते हैं, अभी ये मेरे घर आ गई है, तो हम दोनों एशिया में रहते हैं, तो एशिया में कंट्री है, इंडिया में रहते हैं, स्टेट भी दोनों की सेम है, या यूटी भी दोनों की सेम है, जम्मू एंड कश्मीर सिटी भी दोनों की सेम है, दैट इज़ पुंछ में भी पुंछ में हूँ और ये भी अभी पुंछ में है। मोहल्ला रेडियो स्टेशन, हाउस नंबर 456, हाउस नंबर 456। बट मसला ये है कि रूम नंबर हम दोनों 1 में ही हैं, बट मैं इधर खड़ा हूँ और ये इधर खड़ा, तो ये हमारी चेंज होगी ना। मेरा कहने का ये मतलब हो गया कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक एटम में सेम नहीं हो सकती। पोजीशन बताने वाले कौन थे, दैट इज क्वांटम नंबर। तो नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम क्वांटम नंबर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। According to these principle, in an atom, no electron have the same value of all the 4 quantum numbers. मान के चल कि 1s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन फिर 2, फिर दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 में है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n इज इक्वल टू 1, दूसरे के लिए भी 1, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए l इज इक्वल टू 0, दूसरे के लिए भी 0, m इज इक्वल टू 0, l 0 तो m 0, m इज इक्वल टू 0। बट लास्ट में जाके स्पिन क्वांटम नंबर दोनों का क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। मतलब अगर सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर लिखोगे तो चाहे पहले 3 सेम हो, बट आखिर वाला हमेशा अलग अलग रहेगा। इन द सेम ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन ऑलवेज
accumulate in a opposite spin, अभी मैंने बताया. An orbital can have maximum of 2 electron with an opposite spin. मैंने पहले भी बोला था एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं with an opposite spin. आगे चलें. Define Pauli's exclusion principle. Why it is called exclusion principle? Pauli's exclusion principle ये कहता है no two electron have same set of 4 quantum number. क्वांटम नंबर मतलब एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के कभी भी एड्रेस सेम नहीं हो सकता. मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं 2p2. कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है ना. तो n इज इक्वल टू 2 इस केस में पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे केस के लिए भी n इज इक्वल टू 2 होगा. l इज इक्वल टू p के लिए क्या होता है 1, इधर भी l इज इक्वल टू p के लिए क्या होगा 1. m की 3 वैल्यू होती है, मैं बोल रहा हूं +1 इसके लिए होगा, -1 इसके लिए हो जाएगा. तो यहीं से इसका एड्रेस बदल गया ना. तो एक जो इंपॉर्टेंट है वो उस पर मैं फोकस करूंगा, दूसरा क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि उस पर मेरा फोकस ही नहीं है. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. एक्सक्लूजन का मतलब होता है बाहर निकाल देना. समझ आया कि नहीं? अभी मैंने आपको ये एग्जांपल भी दी थी. क्या? 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1. s के लिए l की वैल्यू 0, इधर भी l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, इधर भी m की वैल्यू 0. एक जो इंपॉर्टेंट है वो रहेगा और दूसरा क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा. What do you mean by dual nature of particle in motion? Explain also dual nature of a light radiation. मैं क्या बोल रहा हूं? ये मेरे से ये बोल रहा है कि आप मैटर का ड्यूल नेचर डिस्कस करो. ड्यूल नेचर का मतलब क्या हो गया? कि वो पार्टिकल भी है. पार्टिकल का मतलब क्या हो गया? कि स्पेस में कोई ना किसी ना किसी जगह पे आ जाता है और सीधा स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है. और वेव का मतलब क्या हो गया? वेव का मतलब हो गया एनर्जी है. स्ट्रेट लाइन ट्रैवल नहीं करेगी, वो फैलेगी, फैलना. तो ये क्या करेगा? स्प्रेड करेगा. ठीक है. और स्प्रेड कैसे करती है? ये पार्टिकल है, दूसरे पार्टिकल को ऐसे हिलाएगा, ऐसे हिलाएगा, ऐसे लगाएगा. तो कहीं ना कहीं पार्टिकल का कैसा मोशन हो रहा होगा? वेव मोशन हो रहा होगा. और यहां पे सीधा मोशन हो रहा होगा. और हमारी जो लाइट है, हमारी लाइट के भी 2 नेचर हैं. एक है पार्टिकल नेचर, इसका सही मजा आता है क्लास 12th में जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ते हो. और दूसरा है वेव नेचर. हमारे लाइट के भी 2 नेचर हैं. ठीक है. कि लाइट पार्टिकल की फॉर्म में सूरज से हमारी तरफ आती है, और ऐसा भी है कि जो लाइट है, सूरज एक चश्मा है और लाइट वहां पे क्या कर जाती है? हर दिशा में फैल जाती है. और फैलने के लिए आपके पार्टिकल वेव करने चाहिए. बहुत सारे फिनोमिना है लाइट के जो पार्टिकल नेचर मान के एक्सप्लेन किए जा सकते हैं. जैसे हमारा क्या आ गया? रिफ्लेक्शन आ गया और रिफ्रैक्शन आ गया. ठीक है. और इस साइड से कौन सा आ गया? इंटरफेरेंस आ गया. ठीक है. और कौन सा आ गया? डिफ्रैक्शन आ गया. ठीक है. इसको हम आपकी बुक में भी इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, बट 12th क्लास के वेव ऑप्टिक्स में इसको हम जाके डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप इतना याद रखना कि जो वेव नेचर वाली चीज़ होती है वो फैलती है. जैसे पानी चश्मे से किस तरह से फैलता है? निकलता तो फैलता है ना. लाइट कैसे निकलती है? तो फैल जाती है सब जगह. और पार्टिकल क्या होता है कि उसका कोई वजूद होता है, वो स्पेस में दिखता है, उसका कोई पोजीशन होती है, और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही ट्रैवल करता है. उसके बाद है हाउ 2s इज डिफरेंट फ्रॉम 3s. पहला डिफरेंस ये है कि इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2. और दूसरा इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 3. और दूसरी बात ये है कि ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस की पहली सब शेल में 1s होता है, दूसरी शेल में 2s होता है. तो 2s किस में है? दैट इज n इज इक्वल टू 2 में.
और 3s किस में होगा, दैट इज n इज इक्वल टू 3 में। मतलब 3s का साइज बड़ा होगा और 2s का साइज क्या होगा, छोटा होगा। ये डिफरेंस वो आपसे पूछना चाहता था, ठीक। उसके बाद है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन एंड आयरन 3 पॉजिटिव। आयरन कितना होता है 26, 26 के लिए कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये हो गए 20 और 3d कितना हो गया, 3d हो गया जी 20 और 26 होने के लिए 3d 6 हो गए, ठीक है। अब ये 26 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, बट 3 चले गए तो कितने रह गए 23। 23 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये आगे 20, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 20 और 3d कितने हो गए, दैट इज 3 हो गया। बहुत सर को दर्द हो रहा है यार, बहुत सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द, इसलिए मैंने माइक उठा के गले में कर लिया है। चलें आगे। बोलता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कॉपर 3 पॉजिटिव। कॉपर नहीं है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनाडियम क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 24, बट 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, तो अभी कितने रह गए 24 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 21। ये किस में है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम 3 पॉजिटिव। ओके, अब वो बोल रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव। देख वो बोल रहा है कि आयरन 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 26, बट यहां पे उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 26 माइनस 2, तो इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है। और मुझे ये पता है कि 24 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही होगी जैसे हम क्रोमियम 24 के लिए करते थे। ये ध्यान में रखना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हम लिखते हैं 18, आर्गन भी लिख सकते हैं इसके जगह, और 4s1 होना चाहिए 2, तो ये 20 और 4d क्या हो जाएगा, दैट इज 4, बट एट द एंड एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है, तो ये कितना हो 4s1 और ये 3d है, सॉरी ये 3d कितना हो जाएगा 5। तो ऐसे ही कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है जी ये वाला। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अकल करोगे, यहाँ पे वो जो चालबाजियां कर रहा है आपके साथ खेल रहा है कि बच्चे को पता नहीं है, तो बच्चे को, हमारे बच्चे को तो पता है कि भाई जो आयरन 2 पॉजिटिव है वो बिल्कुल बिल्कुल क्रोमियम 24 की तरह ही है। चलो जी आगे चलते हैं। बुरा करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम 24, ये हमारा आ गया आर्गन 18, इसका 4s1 और 3d5। कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है कहीं, दिख रहा है, हाँ ये आर्गन 3d5 4s1 3d5 4s1, ठीक। फिर करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कपर, कपर होता है जी 29, आर्गन 18 हो जाएंगे, और फिर 4s1 और 3d10, फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। ये ऑर्गन नहीं यार, नहीं ये वाला आएगा बी, आर्गन 3d10 4s1 3d10 4s1। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड सेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम अभी निकाला यार, अभी निकाला जस्ट, आर्गन 18 4s1 3d5, 24 ही तो होता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, दैट इज बोर मॉडल ऑफ एन एटम। ये सवाल हर बार आता है, हर बार मतलब हर एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, हर ईयर ये सवाल आता है कि गिव द पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम, या गिव द लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो मैं इसको एक पेज में ना अलग आपको ना एक समराइज करके बता देता हूं कि बोर मॉडल ऑफ एटम है क्या।
क्या बोल रहा हूं कि बोर मॉडल ऑफ एन एटम। इसके लिए क्या है, पहला कि जो एटम है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल मतलब ऐसे गोल आकार का है, सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और ऐसे गोल आकार का है, और इसके इर्द गिर्द क्या होती हैं, शेल्स होती हैं। क्या होती हैं, शेल्स होती हैं। अगर आपने अच्छे से क्लास 9th में पढ़ रखा है, हालांकि मैंने अपने वन शॉट पे भी ये करवाया है। शेल इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 KLMNO, ऐसे ही है। बोलते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन इसका इधर इर्द गिर्द घूमता है उसका मास, वेलोसिटी और रेडियस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मास, वेलोसिटी, रेडियस मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब mvr इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट किसके बराबर है, NH/2π के बराबर है। ठीक है, n क्या है, शेल नंबर, h प्लैंक्स कांस्टेंट, 2π भी एक नंबर ही है। ठीक है, और दूसरी बात इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट, ये ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। ऑर्बिट के नाम दे दिए KLMNO। बोलता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आता है तो एनर्जी गेन करके आता है, जब ऊपर से नीचे जाता है तो एनर्जी लूज करता है। यहाँ पे गेन होता है और यहाँ पे क्या करता है, लूज करता है। ये बात रिपीट करने वाली है ना। ठीक, फिर तीसरा ये कहता है कि मैं ये लिख भी देता हूं, नीचे से ऊपर आएगा, नीचे वाली शेल से ऊपर आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा एनर्जी। और चौथा, जब ऊपर से नीचे वाली शेल में जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, उसने कुछ फॉर्मूले भी बताए और उन्हीं फॉर्मूलों के बारे में ये बात कर रहा है कि बोलता है व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट ऑफ बोर थ्योरी एंड व्हाट आर द लिमिटेशन, और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। हाउ द मॉडल हेल्प इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी। तो इसने, आप इससे ना रेडियस भी निकाल सकते हो, R इज इक्वल टू R0 Z/N। आप क्या निकाल सकते हो, रेडियस, सॉरी ऐसे होता है रेडियस का फॉर्मूला, R इज इक्वल टू R0 N²/Z। What is Z? Z is the shell number 1 2 3 4. What is N? N is the shell number 1 2 3 4 5. What is Z? Z is the atomic number. What is R0? R0 is a constant 0.53 एमस्ट्रॉम। इसी तरह से वो वेलोसिटी का भी, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन, इसका ये रेडियस दे दिया, ये कितनी रफ्तार से घूम रहा है वो भी बता सकता है। तो वो क्या, V इज इक्वल टू V0 Z/N। वट इज V0? What is V0? V0 is equal to 2 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड। सातवां, ये एनर्जी भी देता है, E is equal to E0 Z²/N²। What is E0? E0 is minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तीन फॉर्मूले से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी निकाल सकते हो। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन वन शॉट में भी कर रखा है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन यही है, लिमिटेशन ये है कि भाई साहब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम मतलब अच्छे से बोलूं तो सिर्फ हाइड्रोजन एक्सप्लेन कर सकता है। और दूसरी बात इसने ये बता दी, इसने ये ऐसे बोला, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, तो इसने वेलोसिटी भी बता दी, वेलोसिटी भी बता दी फार्मूले से, और उसके साथ इसने रेडियस भी बता दिया। मतलब इस न्यूक्लियस से ये कितना दूर है इलेक्ट्रॉन ये भी बता दिया और इसकी वेलोसिटी भी बता दी। ऐसा करना लगभग इम्पॉसिबल है। यही चीज हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कह रहा था कि भाई साहब आप वेलोसिटी और पोजीशन एक वक्त पे नहीं बता सकते। मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट करता हूं। मैं बोल रहा हूं ये न्यूक्लियस है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का वजन छोटा है, तो वो इस ऑर्बिट में तो ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में तो घूमेगा नहीं, वो ऐसे ऐसे करके घूमेगा, ऐसे ऐसे करके घूमेगा, ऐसे ऐसे करके घूमेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमने वाला है। अगर ऐसे घूमने वाला है तो कभी वो इधर पास होगा और कभी वो दूर होगा, तो मतलब कभी इसका रेडियस छोटा और कभी इसका रेडियस दूर होगा। तो इससे ये पता चल गया भाई कि घूमती हुई चीज की पोजीशन आप बता रहे हो, एक ही कांस्टेंट फार्मूला दिया, बता दिया। क्या पॉसिबल है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन साडा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है।
देख अभी उसने पोजीशन निकाली 2, बट अगले ही पल वो उधर चला गया तो उसकी पोजीशन कितनी होगी 4। मूवती हुई चीज की पोजीशन बता रहा है, क्या पॉसिबल है? नेवर। इसके बाद ये हमारा लास्ट सवाल है। कम से कम मैंने 10 साल के सवाल आपको करवाए हैं और वो सवाल छोड़े हैं जो इस साल नहीं आएंगे क्योंकि सिलेबस बड़ा रिड्यूस हुआ है। वो बोल रहा है कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? आपने क्या करना है कि हीलियम एटम में जो इलेक्ट्रॉन है पहली शेल में उसकी एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन। ई नॉट की वैल्यू तो ये है, जेड हीलियम के लिए होता है 2, एटॉमिक नंबर 2 होता है, और पहली शेल 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4, ये वैल्यू ऐसी रही तो ये वैल्यू कितनी निकल के आती है? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में आती है। और रेडियस कितना होगा? रेडियस होता है, अगर आपसे देखो तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस इज इक्वल टू 5, ये नैनोमीटर में क्या होगा? रेडियस इज इक्वल टू 529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। रेडियस का फॉर्मूला ये भी है 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, बट ये आप निकालते हो एमस्ट्रॉम में, बट अगर नैनोमीटर में निकालोगे तो रेडियस इज इक्वल टू 529 एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। रेडियस इज इक्वल टू ये नंबर वैसे ही रहा। पहली शेल का एन इज इक्वल टू 1, एटॉमिक नंबर कितना है? डेट इज 2। तो आपको पता है 529 वैसे ही 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और जब आप रेडियस निकालोगे r इज इक्वल टू 529 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 2 करोगे तो 264.5 नैनोमीटर इसका आंसर आएगा। बोलता है स्टेट हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये सवाल मैं करवा चुका हूं, पीछे करवाया नहीं करवाया? हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था कि आप ना तो पोजीशन बता सकते हो ना उसका मोमेंटम बताओगे, वो हमेशा NH अपॉन 4 पाई के बड़ा ही होगा। बोलता है अकाउंट फॉर द क्रोमियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 एंड 3d4 4s2। मतलब ये बोल रहा है कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d5 होनी चाहिए या आर्गन 4s2 3d4 होनी चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं ये पिछले 3-4 बार मैं ये करवा चुका हूं। ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैव द मैक्सिमम एनर्जी। सर अभी तो आप बोल रहे थे ये लेक्चर ही खत्म होने वाला है। भाई साहब आगे 2-3 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, हो चुके हैं ऐड। और याद रखना ये बोल रहा बोर ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। मेरी बात ध्यान से समझना कि बोर के जो ये ऑर्बिट्स थे ना, ये जो ऑर्बिट्स थे ये वाले ऑर्बिट KLMN, ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स थे। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब हो गया कि ये एक ही जगह रुके हुए ऑर्बिट्स थे। समझ आया कि नहीं आया? मतलब ये हिल नहीं सकते थे, ठीक ऐसे ऑर्बिट थे। मतलब ये जितनी दूरी पे हैं ये उतनी दूरी पे रहेंगे। समझ आया कि नहीं है? n इज इक्वल टू 1 जितनी दूरी पे है वो उतनी पे रहेगा, n इज इक्वल टू 2 उतनी दूरी पे रहेगा, n इज इक्वल टू 3 उतनी दूरी पे रहेगा, n इज इक्वल टू 4 उतनी ही दूरी पे रहता है। ये आखिरी सवाल है, ये आखिरी सवाल है। देखो ये लास्ट सवाल है, इसके बाद ये हमारा PYQ सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक शेर सुनाऊंगा और फिर तुम अपने घर मैं अपने घर। बोलता है वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन द बाल्मर सीरीज इज 6561 एंगस्ट्रॉम। बोलता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज। हमें पता है रिडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। बाल्मर सीरीज दूसरी सीरीज तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और फर्स्ट लाइन के लिए n2 की वैल्यू क्या होगी 3। आप खुद सोचो कि ऐसे होता है 1 2 3 n इज इक्वल टू 1 लाइमन n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 3। जो फर्स्ट लाइन क्या होगी यहां से जब यहां पे आएगा, और सेकेंड लाइन कहां होगी जब आप 4 से 2 पे आओगे। n1 कितना हो गया 2 और n3 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक। 1 अपॉन फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू R 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, क्योंकि n1 2 है और n2 3 है।
1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 2 का स्केयर 4 माइनस 1 अपॉन 3 का स्केयर 9। 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर अंडर रूट 1/4 माइनस 1/9। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 को उधर ले जाओ, 4 को इधर ले जाओ, ठीक है। 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर इंटू 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 36। 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू, ये आर ऐसे हो गया, 9 में से 4 गए तो कितना गया 5, ये आ गया 36। तो ये कितना हो गया ये 5 इंटू आर, मतलब r इंटू 5, r5 36। 1 अपॉन लैम्डा वन को जब ऊपर ले जाओगे, लैम्डा 1 जब ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, और ये 36 भी ऊपर चला जाएगा, तो 36 ऊपर, r 5 नीचे आ जाएगा, मतलब लैम्डा 1 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 5r। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे। 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 का स्केयर माइनस 1 अपॉन n2 का स्केयर। n1 कितना है, दैट इज 2, और n2 कितना है 4। 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन n1 कितना है, n1 2 का स्केयर माइनस n2 कितना है, दैट इज 4 का स्केयर। 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू आर 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्केयर कितना हो जाएगा 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू आर 16 उधर 4 इधर, तो 16 माइनस 4 अपॉन 64। 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू आर 16 में से 4 गए 12, और ये 64, तो ये कितने सर कटेगा 3 सर, और 16 सर कटेगा। 1 अपॉन लैम्डा 2, ये आर मेरा वैसे ही 3 अपॉन 16 इधर आ जाएगा। लैम्डा 2 को मैं लैम्डा 2 को ऊपर कर दूँ तो लैम्डा 2 ऊपर हो जाएगा, और 1 कहाँ आ जाएगा नीचे, और इस तरफ से 16 ऊपर आ जाएगा, और 3r क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। और इन दोनों इक्वेशन को मैंने लिखा, एक इक्वेशन क्या है 36 अपॉन 5r, और दूसरी इक्वेशन क्या है, दैट इज 16 अपॉन 3r। दोनों लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 को मैंने डिवाइड कर दिया, इसको उठाया और मैंने इसके साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 कितना होगा 16 अपॉन 3r, ये है ना लैम्डा 2, और लैम्डा 1 कितना 36 अपॉन 5r। अब मैंने इसको ऐसे किया तो जो डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 अपॉन 3r इंटू 5r इंटू 36। ये नीचे देखो 50r डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये r और r क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 16 जार, 4 4 जार 16 एंड 4 9 जार, ठीक। तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 4, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, से 4 अपॉन 3 बचा और 5 अपॉन 9 बचा। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, 4 इंटू 5 करूंगा तो 20 आ जाएगा, और 3 इंटू 9 करूंगा तो 27 आ जाएगा। लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन 27, और ये लैम्डा 1 नीचे डिवाइड था तो इधर चला जाएगा तो मल्टीपल आई हो जाएगा। तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 20 अपॉन 27। लैम्डा 1 की जगह आप क्या लिखोगे 6561, तो ये एम्स्ट्रॉम में है 20 अपॉन 27 इंटू 6561। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4860 एम्स्ट्रॉम। यहां पे मेरा PYQ पूरी सीरीज एटॉमिक स्ट्रक्चर की होती है खत्म। हर सवाल मैंने करवाया है जो प्रीवियस ईयर में आया है पिछले 10 सालों में। अगर तब भी आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में छोड़ें, और मुझे पता है कि ये सीरीज कम ही बच्चे फॉलो करने वाले हैं क्योंकि कम ही बच्चे वन शॉट कंप्लीट करते हैं और PYQ करते हैं। बट मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं, कि बच्चा जेके बोस का मतलब ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा के लाया हूं आपके लिए। और इसके साथ आपने वन शॉट पक्का लाना है, वन शॉट लगाओ और फिर ये लगाना, ठीक है। वन शॉट जाओ लगाओ और फिर ये लगाना, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और एक शेर मैंने आपको सुनाना है, बड़ा अच्छा शेर लगा था मुझे, मैंने रखा था यहाँ पे। तो शेर क्या है जी, शेर हो शेर ये है, फिर आखिरी बस, आओ शुरू से शुरुआत करते हैं, फिर एक बार अनजान बनकर मुलाकात करते हैं। प्यार हमारे किस्मत में नहीं, चलो दोस्त बन के साथ चलते। बात समझ आई कि नहीं आई? सर रोमांटिक शेर था, कुछ नहीं होता बच्चा, कभी कभी सुन लेना चाहिए, ठीक है। बाय, गुड नाइट। देख लो 12:30 बज रहे हैं, उधर देखो इधर इधर, हाँ ये 12:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना ताकि आपके अच्छे नंबर आए। ओके बाय।